हाय एवरीवन, दिस इज विश्वानी बंसी। सो आज की वीडियो में जो है हम रिवाइज करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट फ्रॉम योर बेयर एक्ट एंड कौन से आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि पंजाब एडीए का पेपर आपका रिसेंटली है एंड अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स आर आल्सो अनाउंस्ड एंड अदर आपके लॉ के रिगार्डिंग एग्जाम्स हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो दैट यू कैन जस्ट रिवाइज योर सब्जेक्ट इन दिस वीडियो। आप एक सिंगल वीडियो में पूरा जो है एक्ट रिवाइज कर लोगे, ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आपको बनते हैं, एंड इसको करने के बाद इजीली आप जो है अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप फ्री में मेरी लाइव क्लासेस वॉच कर सकते हो, आप टेस्ट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले किसी भी एक्ट के लिए क्वेश्चन ये आता है कि ये कब फोर्स में आया था। तो इंडियन एविडेंस एक्ट कब फोर्स में आया था? दिस केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872 को जो है दिस केम इनटू फोर्स। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, ठीक है, इसका प्रियम्बल हमें क्या कहता है? सो अगर हम प्रियम्बल की बात करें, ये कहता है दिस इज टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। आजकल ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, ये कंसोलिडेट करता है, डिफाइन करता है एंड अमेंड करता है लॉ ऑफ एविडेंस। ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। ये पुराना एक्ट है तो इसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ सेक्शन आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई करता है। एप्लीकेबिलिटी में से आपको जो है क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है कि कहाँ पे अप्लाई करता है, कहाँ पे नहीं अप्लाई करता है। सो ये सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई करता है जो भी कोर्ट के सामने होती है। इट अप्लाइज टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है? जस्ट आंसर में दिस क्वेश्चन, दिस इज डिफाइंड वेयर। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है? तो कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है उस पे अप्लाई करता है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। बट अदर देन द कोर्ट मार्शल, अगर आर्मी एक्ट के अंडर है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंडर है, या फिर एयरफोर्स एक्ट के अंडर है, ये किस पे और नहीं अप्लाई करता है? ये कोई भी एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं करता है, ना ही किसी प्रोसीडिंग पे जो कि आर्बिट्रेटर के सामने है। ये इवन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं करता है, प्रोसीडिंग्स अंडर इनकम टैक्स पे अप्लाई नहीं करता है, ना ही ये प्रोसीडिंग्स बिफोर द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल पे अप्लाई करता है। तो ये इनमें से किसी भी चीज पे जो है अप्लाई नहीं करता है। एप्लीकेबिलिटी में से डायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चन आता है जुडिशरी के एग्जाम में या फिर अदर एग्जाम्स में आपके। तो कोर्ट की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया? ये सारे जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स को इंक्लूड करता है, आर्बिट्रेटर्स को ये इंक्लूड नहीं करता है, जो कि लीगली ऑथोराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए। तो दिस इंक्लूड्स ऑल द जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्संस दैट आर लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। फैक्ट का मतलब क्या है? इसमें दोनों तरह के फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, वेदर इट्स योर फिजिकल फैक्ट्स और इट्स योर साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तो दोनों तरह के ये फैक्ट्स को इंक्लूड करता है। इवन कि एक मैन की एक सर्टेन रेपुटेशन है, ये भी एक फैक्ट है। एक पर्सन ने कुछ देखा सुना, ये भी एक फैक्ट है। एक पर्सन ने कुछ वर्ड्स कहे, ये भी एक फैक्ट है। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस, दिस इज आल्सो अ फैक्ट। तो रेलेवेंसी क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट में वही चीजें रेलेवेंट हैं जो कि आपको 6 to 55 ऑफ द एक्ट में दी हुई है। इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ लीगल रेलेवेंसी के बारे में बात करता है। दिस टॉक्स अबाउट ओनली लीगल रेलेवेंसी। इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ लीगल रेलेवेंसी के बारे में बात करता है। दिस डज नॉट टॉक अबाउट लॉजिकल रेलेवेंसी। सिर्फ वही चीजें रेलेवेंट हैं जो आपको 6 to 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में दी हुई। So one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways that is referred to under the provisions of this act, that means 6 to 55 of the act. And relevancy क्या है? Relevancy is a equation of law. ये इक्वेशन ऑफ लॉ है एंड आप इसको किसी भी टाइम पे रीज कर सकते हो। दिस कैन बी रीज्ड एट एनी टाइम। ये जो लॉ ऑफ एविडेंस है, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ। ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, ठीक है। दिस इज एन एडजेक्टिव लॉ। इसकी बहुत सारी प्रोविजंस जो है आपको बाकी एक्ट्स में दी हुई है। एक होता है, यहीं पे ही कर लेते हैं, एक होता है रेलेवेंसी, एक होता है एडमिसिबिलिटी। रेलेवेंसी क्या है? रेलेवेंसी जीनस है। अगर मैं रेलेवेंसी की बात करूं, दिस इज जीनस एंड एडमिसिबिलिटी उसका पार्ट है। एडमिसिबिलिटी इज, व्हाट इज एडमिसिबिलिटी? दैट इज स्पीशीज। रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी
आर नॉट को एक्सटेंसिव। ये दोनों जो टर्म्स हैं ये को एक्सटेंसिव नहीं है, दीज आर नॉट को एक्सटेंसिव और इंटरचेंजेबल टर्म। जरूरी नहीं है कि जो चीज रेलेवेंट है वो एडमिसिबल भी हो। अगर हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करें वो रेलेवेंट है बट उसको एडमिसिबल नहीं माना गया है ड्यू टू द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। तो दीज बोथ टर्म्स आर नीदर को एक्सटेंसिव नॉट इंटरचेंजेबल टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का मतलब क्या है? डिस्प्यूटेड फैक्ट that the plaintiff must prove in order to get the adjudication in his favor or the defendant must prove in order to defend his case. That is the meaning of fact in issue. डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन क्या है? कोई भी मैटर एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है किसी सब्सटेंस के ऊपर बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स or by one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. This is the meaning of, ठीक है, इसका दिस इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो राइटिंग क्या है? डॉक्यूमेंट कोई मैप, प्लान डॉक्यूमेंट है, कैरिकेचर डॉक्यूमेंट है, कोई भी इंस्क्रिप्शन जो कि जिसका पर्पस क्या है उस मैटर को रिकॉर्ड करना, दैट इज डॉक्यूमेंट। तो गाइज यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यू कैन जस्ट डाउनलोड अनअकैडमी ऐप। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद लिंक पे क्लिक करना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जस्ट यूज दिस कोड टू अनलॉक द क्लासेस फॉर फ्री। आप फ्री में वॉच कर सकते हो और यू कैन सर्च माई नेम दैट इज विश्वानी बंसल, या फिर आप सर्च कर सकते हो विश्वानी बंसल नेम से, ठीक है, एजुकेटर, एंड यू कैन स्टार्ट वॉचिंग माई क्लास। तो नेक्स्ट इज एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट का मतलब क्या है? एविडेंस का मतलब क्या है? एविडेंस, इसमें 3 तरह के एविडेंस को इंक्लूड किया गया, ऑरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो 3 तरह के एविडेंस को ये इंक्लूड करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूव, डिसप्रूव एंड डिसप्रूव्ड का मतलब, नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है? बहुत बार आता है कि जो चीज ना ही प्रूव की गई है ना ही डिसप्रूव की गई है उसको हम नॉट प्रूव कहते हैं। प्रूव्ड का मतलब क्या है? कि फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव जब सारे मैटर्स कंसीडर करने के बाद कोर्ट बिलीव करती है कि वो एग्जिस्ट करता है, या कंसीडर करती है कि उसकी एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल है कि इन सर्कमस्टांसेस में ये सपोज करना कि ये मैटर जो है एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्रूव। तो आगे आता है हमें मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव। मे प्रिज्यूम का मतलब क्या है? कि कोर्ट बाउंड नहीं है उसको प्रिज्यूम करने की। द कोर्ट में प्रिज्यूम फैक्ट, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है। इट में ईदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूफ अनलेस एंड अनटिल कि वो डिस्प्रूव ना हो, या फिर कोर्ट जो है उसके लिए प्रूफ मंगवा सकती है। शेल का मतलब क्या होता है? कि कोर्ट प्रिज्यूम, कोर्ट को प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चलनी पड़ेगी उसके फेवर में, अनलेस एंड अनटिल कि उसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाए। कंक्लूसिव का मतलब क्या है? कि कंक्लूसिव है ये, इसके लिए कोई भी कोर्ट जो है एविडेंस को अलाउ नहीं करेगी। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंक्लूसिव। एविडेंस किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में आप उसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ किसी भी फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग दे सकते हो जो इंडियन एविडेंस एक्ट में डिक्लेयर किया गया है, एंड नॉट ऑफ एनी अदर। आप किसी और फैक्ट के रिगार्डिंग नहीं दे सकते हो। सेक्शन 6 जो है दैट टॉक्स अबाउट रेस चेस्टे। ये रेस चेस्टे की बात करता है। रेस चेस्टे वर्ड नहीं यूज किया हुआ है, बट दिस मीन्स एनी फैक्ट विच एनीथिंग दैट इज डन इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। रेस चेस्टे का आप लोग डायरेक्टली एग्जाम में मीनिंग पूछ लिया था, तो कोई भी चीज दैट इज डन इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेस चेस्टे। ठीक है, तो रेस चेस्टे का मतलब क्या है? फैक्ट्स जो इशू में नहीं है बट वो इस तरह से कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू के साथ कि वो एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट बना रहे हैं। दे आर रेलेवेंट, चाहे वो एक ही टाइम या प्लेस पे हुए हैं या फिर डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस पे हुए हैं। सेक्शन जो 7 है, दिस टॉक्स अबाउट 5 थिंग्स। फैक्ट्स कौन से? जो ओकेजन, फर्स्ट वन, सेकंड इज कॉज, थर्ड वन इज इफेक्ट, फोर्थ वन इज दैट इज स्टेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज अपॉर्चुनिटी। ये 5 तरह की चीजों के बारे में बात है। तो फैक्ट्स जो ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, इमीडिएट या अदरवाइज और फैक्ट इन इशू या फिर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स जिनमें वो चीज हुई है, ये अफोर्ड करते हैं अपॉर्चुनिटी को उनकी अक्रेंस या ट्रांजेक्शन को लेके, दैट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 7 इन 5 तरह के फैक्ट्स की जो है बात करता है। सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 में 3 चीजें दी है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट इज रेलेवेंट अंडर विच सेक्शन? दैट इज अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 में दोनों तरह का कंडक्ट रेलेवेंट है, चाहे वो प्रीवियस कंडक्ट हो चाहे वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो। इसके एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड कंडक्ट है
ये स्टेटमेंट्स को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। स्टेटमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट बट कंडक्ट इन स्टेटमेंट्स को इंक्लूड नहीं करता जब तक वो स्टेटमेंट्स कंपनी नहीं करती है, एक्सप्लेन नहीं करती है एक्ट को अदर देन द स्टेट, क्योंकि इट्स इट्स वेरी इजी टू मेक द फॉल्स स्टेटमेंट बट कंडक्ट कभी भी कोई पर्सन झूठ नहीं बोलता है। बहुत इजी है फॉल्स स्टेटमेंट को देना बट कंडक्ट कभी भी, ठीक है, गलत नहीं होता। क्योंकि अगर सपोज किसी ने मर्डर किया है, सपोज ए हैज कमिटेड अ मर्डर एंड सी उसको वहां पे आके कहता है कि पुलिस आ रही है उसको पकड़ने के लिए जिसने मर्डर किया, ये वहां से भाग जाता है, ठीक है। So that means when the conduct of any person is relevant, any statement made to him in his presence or hearing जो उसके कंडक्ट को इफेक्ट करती है दैट इज रेलेवेंट। जैसे कि इसने जो स्टेटमेंट दी इसके कंडक्ट को इफेक्ट की, देन हिज स्टेटमेंट विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन। सेक्शन इसके आप इलस्ट्रेशंस जस्ट वंस गो थ्रू दीज इलस्ट्रेशंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 दिस टॉक्स अबाउट कि टीआईपीज कौन से सेक्शन के अंडर रेलेवेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 9। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो है सेक्शन 9 के अंडर रेलेवेंट है, रेड विद सेक्शन 54A ऑफ सीआरपी। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट थिंग्स डन सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू द कॉमन। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्स्पिरेटर के रिगार्डिंग कौन सा सेक्शन है, दैट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 10। Plea of alibi is dealt under which section? This is dealt under section 11 because this says facts जो otherwise relevant नहीं है वो relevant बन जाते हैं if they are inconsistent with the fact in issue or relevant, ठीक है। तो section 11 में this is relevant। section 11 जो है this is the residuary section, ये एक residuary section है। जो चीज वैसे relevant नहीं है वो यहाँ पे relevant हो जाती है। alibi का मतलब होता है, alibi का मतलब क्या है, this means presence somewhere else, दिस मीन्स प्रेजेंस समवेयर कि जिस दिन ये क्राइम हुआ अगर किसी पे एक्यूजिशन लगा है वो कहते हैं कि मैं तो उस दिन प्रेजेंट ही नहीं था, मैं तो आई वाज प्रेजेंट समवेयर। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सूट फॉर डैमेजेस, तो सेक्शन 12 है वो सिर्फ सूट्स पे अप्लाई करता है, ये क्रिमिनल केसेस के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो इन सूट्स फॉर डैमेजेस फॉर एक्सटेंडिंग टू अनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट अंडर दिस सेक्शन। सेक्शन 13 इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ राइट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 13 में कौन से राइट के बारे में बात की है, दिस एनी राइट लिखा हुआ है तो दिस इज इंक्लूडिंग एनी राइट, दैट मीन्स पब्लिक प्राइवेट किसी भी तरह के ये राइट को जो है इंक्लूड करता है। सेक्शन 14 जो है ये कहता है कि फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी तो फैक्ट जो शो करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, दैट मीन्स इंटेंशन, नॉलेज, कौन कौन सी चीजें हैं, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुड मोटिव यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया है। समटाइम्स आपको क्वेश्चन इसमें से ऐसे ही आता है, सेक्शन 14 में ये दिए होते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं दिया हुआ है, सेक्शन 14 में मेंशन नहीं किया, तो आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और आता है सेक्शन 40 में से कि प्रीवियस कन्विक्शन कौन सी एक्सप्लेनेशन के अंडर रेलिवेंट है सेक्शन 14 की, दैट इज रेलिवेंट अंडर एक्सप्लेनेशन 2, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन और आता है कि जो हम एग्जिस्टेंस ऑफ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं कि वो जनरली रेलेवेंट है या पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन को लेकर, तो दैट मस्ट शो दैट कि जो स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट करती है वो जनरली नहीं करती है बट इन रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन, वो पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन को लेके जो है वो एग्जिस्ट करती है, ना कि वो जनरली इसके रिगार्डिंग बात करता है, ठीक है। ये हमें कहाँ पे दिया हुआ है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको समझ में नहीं आया then you can read illustration n of this, आप इसकी illustration n को पढ़ सकते हैं। then section 15 कहता है कि अगर कोई भी फैक्ट बियर करता है कि क्या ये जो इंसिडेंट हुआ है एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, अगर ये क्वेश्चन रेज कर जाता है तो कोर्ट क्या देखता है, फैक्ट दैट सच फैक्ट फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस हुई हैं तो वो क्या होगा रेलेवेंट। अगर सपोज ए ने, ठीक है, ए का घर है, ए ने जो है, ठीक है, ए के घर को आग लगी, उसके पास 3-4 घर थे, पहले भी 2 घरों को आग लग चुके हैं, इंश्योरेंस क्लेम कर चुका है, अब थर्ड हाउस भी जो है उसको भी आग लगी, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये एक्सीडेंटल है इंटेंशनल है, तो क्योंकि सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस हुई है देन दिस इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 16 में क्या दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। कोर्स ऑफ बिजनेस कहाँ पे रेलेवेंट है, अगर कोई भी क्वेश्चन रेज करता है कि क्या पर्टिकुलर एक्ट हुआ है तो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि पर्टिकुलरली कि एक कोर्स ऑफ बिजनेस में रेगुलरली डायरी मेंटेन होती थी, लेटर्स डिस्पैच होते थे अकॉर्डिंग टू विच इट वुड नेचुरली हैव बीन डन, दैट इज रेलेवेंट अंडर दिस।
नेक्स्ट है सेक्शन 70। एडमिशंस को कहाँ पे डिफाइन किया हुआ? एडमिशन क्या है? एडमिशन एक स्टेटमेंट है। एडमिशंस इज डिफाइंड इन सेक्शन 15, चाहे वो ऑरल है, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में की गई है, जो इन्फ्रेंस को सजेस्ट करती है रिगार्डिंग द एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, उसको हम एडमिशन कहते हैं। एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। एडमिशन कौन कौन कर सकता है? पार्टी कर सकती है, एजेंट कर सकता है, ऑथोराइज्ड एजेंट, ट्यूटर एंड रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कर सकता है, पार्टी जो इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट मैटर में, या फिर पार्टी जिससे इंटरेस्ट को डिराइव किया गया है, दैट कैन। अब आता है सेक्शन 19। एडमिशंस बाय स्ट्रेंजर्स आर नॉट रेलेवेंट। एडमिशन स्ट्रेंजर अगर देते हैं वो रेलेवेंट नहीं है। बट 19 एंड 20 जो सेक्शन आपका 19 एंड 20 है, ये इस चीज की एक्सेप्शन है। 19 क्या कहता है कि ए अंडरटेक करता है टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ए को हायर करता है, बी ए को सू कर देता है कि इसने मेरा रेंट कलेक्ट नहीं किया है। ए डिनाई कर देता है कि कोई रेंट ड्यू ही नहीं था। अब अगर आके खुद स्टेटमेंट दे देता है सी कि नहीं ये रेंट ड्यू था, दैट इज एन एडमिशन। एडमिशन होगी। तो कोई पर्सन अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट कब दे? सिमिलरली एडमिशंस बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू, कि अगर पार्टी किसी को थर्ड को रेफर करती है देन दैट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 20। अदरवाइज एडमिशंस बाय स्ट्रेंजर्स आर नॉट रेलेवेंट, बट दिस इज एन एक्सेप्शन टू दैट। सेक्शन 21 दिस सेज एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड आप उसको प्रूव कर सकते हो अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और इज रिप्रेजेंटेटिव इन, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ द पर्सन हु मेक्स। जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो अगर कोई एडमिशन दे रहा है आप उसके अगेंस्ट उसको प्रूव कर सकते हो, बट वो पर्सन अपने बिहाफ पे उसको नहीं प्रूव कर सकता है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस दैट आर गिवन। कुछ एक्सेप्शंस हमें इसमें दी है कहाँ पे एक पर्सन जो है स्टेटमेंट्स को खुद प्रूव कर सकता है। एन एडमिशन में बी प्रूव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ द पर्सन वर डेड, कि अगर वो पर्सन की डेथ हो चुकी होती तो वो रेलेवेंट होता थर्ड पर्सन के बीच में अंडर सेक्शन 30। तो दीज आर द 3 एक्सेप्शंस दैट आर गिवन। ठीक है, ये आपको 3 एक्सेप्शंस जो है इसमें दी हुई है। इसके रिगार्डिंग आई विल टेल यू समथिंग। जो सेक्शन 21 है वो ले डाउन करता है प्रिंसिपल एज टू द प्रूफ ऑफ एडमिशन। ये सेक्शन इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि एडमिशन इज एविडेंस। क्या है? एडमिशन एक एविडेंस है अगेंस्ट द पार्टी जिसने उसको किया है, एंड इट कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। आप उसको उसके अगेंस्ट प्रूव कर सकते हो, बट वो खुद अपनी स्टेटमेंट्स को प्रूव नहीं कर सकते। उसको उसके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है, पर वो खुद नहीं अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता। अदरवाइज ये तो हर पर्सन क्या करेगा, जब भी वो डिफिकल्टी में होगा वो कोई भी डिक्लेरेशन कर देगा जो उसके केस को सूट करती है, एंड वो कोई भी लॉन्च कर देगा प्रूफ उस केस के रिगार्डिंग। तो सेल्फ फेवरिंग एडमिशंस आर नॉट परमिसिबल। हम ये कह सकते हैं एडमिशंस कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम, बट 3 एक्सेप्शंस आर गिवन अंडर दिस। हमें 3 एक्सेप्शंस इसमें ऐसी दी गई हैं जहां पे एक पार्टी जो है सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को प्रूव कर सकती है अंडर सेक्शन 20। तो दीज आर दोज 3 एक्सेप्शन। ट्वेंटी टू में हमें क्या दिया? 22 डील करता है व्हेन ऑरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट। ठीक, ऑरल एडमिशन कब रेलेवेंट? ऑरल एडमिशन वैसे तो अगर कोई डॉक्यूमेंट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट राइटिंग में रिड्यूस किया गया है, हम 91 92 में पढ़ेंगे कि वो बेस्ट एविडेंस रूल के ऊपर बेस्ड है कि आपको डॉक्यूमेंट को ही प्रोड्यूस करना हो। ये कहता है कि ऑरल एडमिशन रिगार्डिंग किसी भी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग वैसे तो वो रेलेवेंट नहीं है, बट अगर ये शो कर दिया जाए कि पार्टी सेकेंडरी एविडेंस दे सकती है ऐसे डॉक्यूमेंट्स का अंडर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर अगर जेन्युइननेस ही डॉक्यूमेंट की क्वेश्चन में है, देन दिस इज ठीक है, तो वहां पे आप ऑरल एडमिशन जो है दे सकते हैं। व्हेन ऑरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रेलेवेंट। जो ऑरल एडमिशंस हैं कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रिगार्डिंग वो रेलेवेंट नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है अनलेस की जो जेन्युइननेस है वो क्वेश्चन में ना हो।
ऑरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, आर नॉट रेलिवेंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करें, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन याद रखना है, सेक्शन याद रखना है कि 22A में दिया हो। सेक्शन जो 23 है वो सिर्फ सिविल केसेस पे अप्लाई होता है। ये कहता है कि इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट। सिविल केसेस में कोई भी एडमिशन रेलेवेंट नहीं है इफ इट इज मेड ईदर अपॉन द एक्सप्रेस कंडीशन, अगर ये इस एक्सप्रेस कंडीशन के ऊपर दी गई है कि एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन, कि एविडेंस इसका नहीं दिया जाएगा, या सर्कमस्टांसेस जिसमें एग्री किया गया है, ठीक है, वो उसके रिगार्डिंग कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा। तो सेक्शन 23 है, दिस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम इंटरेस्ट री पब्लिक उट फिनिस लिटी, ये इसके ऊपर that it is in the interest of the justice that there should be an end to litigation, it is in the interest of the state कि एक litigation का जो है end होना चाहिए, ठीक है। इसको हम communications without prejudice भी कहते हैं कि that is dealt under section 20। नेक्स्ट है सेक्शन 24। कन्फेशंस को कहीं डिफाइन नहीं किया गया। ये कहता है सेक्शन 24 कि अगर कोई कन्फेशन इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस में लिया गया है वो इररेलेवेंट होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। अगर जो वो कन्फेशन था, ठीक है, हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट वो इसके रिगार्डिंग था, प्रोसीड किया गया वो पर्सन इन अथॉरिटी के रिगार्डिंग, जो सफिशिएंट है कि रीजनेबल है कि पर्सन कि उसने कन्फेशन इसलिए दिया कि वो या तो ये कन्फेशन करके कोई एडवांटेज कर लेगा या वो अवॉइड कर सकता है किसी इवल ऑफ टेम्पोररी नेचर को इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट, so that confession is irrelevant under section 20। अगर कोई कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को किया जाता है उसको प्रूव नहीं किया जा सकता अंडर सेक्शन 20। अदरवाइज पुलिस ऑफिसर्स जो है, ठीक है, वो कभी भी किसी भी अगर कोई पर्सन है उससे कन्फेशन लेके, ठीक है, केस उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज इन द फेवर ऑफ द एक्यूज्ड। 26 हमें ये कहता है कि अगर कोई कन्फेशन कोई पर्सन कस्टडी में है पुलिस की, ठीक है, कन्फेशन एक्यूज ने दिया तो उसके अगेंस्ट उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। अगर वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट में दिया है देन दैट कैन बी प्रूव्ड अदरवाइज। सेक्शन 27 जो है दैट इज एन एक्सेप्शन। 27 जो सेक्शन है ये एक्सेप्शन है सेक्शंस 24 टू 26। ये कहता है कि दिस इज कि अगर कोई पर्सन कस्टडी में है, पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, कोई एक्यूज जो है उसने कोई इंफॉर्मेशन दी पुलिस को, तो पुलिस ऑफिसर के पास पहले नहीं थी, ठीक है, तो चाहे वो कन्फेशन है नहीं है, अगर वो डिस्टिंक्टली फैक्ट डिस्कवर्ड से है तो उसको आप प्रूव कर सकते हो, देन दैट कैन बी प्रूव। तो अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में है, ठीक है, दैट इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो पुलिस की नॉलेज में पहले नहीं थी, दैट इज रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, तो उसको प्रूव किया जाता है। सेक्शन जो 27 में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, दिस इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 24 टू 26। नेक्स्ट इज कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट। अगर कोई कन्फेशन जो हमने 24 में पढ़ा, अगर आप उसको रिमूव कर देते हो तो उसको रेलेवेंट है, उसको प्रूव किया जा सकता। अगर कोई कन्फेशन वो अगर कन्फेशन वैसे तो वो रेलेवेंट है, वो इररेलेवेंट इसलिए नहीं बन जाता है क्योंकि वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में दिया हुआ, मतलब कि जब पर्सन ड्रंक था तब उसने कन्फेशन दिया, तो इस वजह से वो कन्फेशन इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा अंडर सेक्शन 20। Further is section 30. Section 30 is based on confession of co-accused. There is a landmark judgment on this, that is कश्मीरा सिंह का केस जो है इससे रिलेटेड। मतलब कि अगर दो पर्सन्स का ट्रायल चल रहा है, दे आर जॉइंटली ट्रायल, जॉइंट ट्रायल होना चाहिए, सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए। तो अगर एक कन्फेशन देता है दूसरे के अगेंस्ट तो इसमें आप उसको प्रूव कर सकते हो, बट ट्रायल जॉइंट होना चाहिए एक ही ऑफेंस के लिए। एडमिशंस में नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। एडमिशंस जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ऑफ द मैटर्स एडमिटेड, बट दे मे ऑपरेट एज एस्टॉपर्स, बट वो एस्टॉपर्स ऑपरेट हो सकती हैं अंडर सेक्शन। सेक्शन 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 32 ये कहता है कि जो स्टेटमेंट्स चाहे वो रिटन है, वर्बल है, रेलेवेंट फैक्ट्स के रिगार्डिंग, अगर पर्सन की डेथ हो चुकी है, किसी को फाउंड नहीं किया जा सकता, जो इनकेपेबल हो गया एविडेंस देने के लिए, या फिर जिसके आप अटेंडेंस को प्रिक्योर नहीं कर सकते हो बिना डिले के एक्सपेंस के, ठीक है, वो डाटा उनको आप प्रूव कर सकते हो। अगर पर्सन जो है 32(1) टॉक्स अबाउट डीडी, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन।
Dying declaration is relevant in both the cases, that is civil as well as criminal. सेक्शन 32(1) सुसाइड केसेस पे भी अप्लाई करता है। अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट देता है अपनी डेथ के रिगार्डिंग या फिर सर्कमस्टेंसेस के रिगार्डिंग जिसने उसकी डेथ को रिजल्ट किया है, तो दैट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32। वो रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 32(1) में, बट वो उसकी खुद की डेथ के रिगार्डिंग होनी चाहिए। तो काला नारायण स्वामी का केस इससे रिलेटेड है, ठीक है। शारदा वृद्धिचंद शारदा का केस इससे रिलेटेड है, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ केसेस। खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस इससे रिलेटेड है, एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला का। तो नंबर ऑफ केसेस, अगर कोई पर्सन कोई चीज मेंटेन करता है इन द स्टेटमेंट करता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कोई डायरी मेंटेन कर रहा है, कोई उसने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी में समथिंग किया, सो दैट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32(1). अगर वो पर्सन डेथ हो चुकी है, कैन नॉट बी फाउंड, ये चीज। अगर कोई स्टेटमेंट है अगेंस्ट द पेक्यूनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन जिसको एक्सपोज कर सकती है, देन दैट इज रेलेवेंट अंडर 13 सेक्शन में हमने पढ़ा था दैट इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ राइट, बट यहाँ पे सिर्फ पब्लिक राइट और कस्टम को इंक्लूड किया गया है एंड मैटर्स ऑफ जर्नल। तो दिस इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32। तो एक बार जस्ट इसको रीडिंग दे लो कि क्या क्या चीजें रेलेवेंट है। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप की बात की गई है, ये हर तरह का रिलेशनशिप को इंक्लूड करता है, या फिर और इज मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स, दैट इज रेलेवेंट सेक्शन 32(7), या फिर सेवरल पर्संस, ठीक है। जस्ट गिव अ रीडिंग टू दिस। इसमें टोटल 8 क्लॉजेज हैं आपके 32। Further is section 33. Section 33 talks about relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding the truth of facts therein stated. तो ये कहता है एविडेंस गिवन बाय विटनेस, अगर किसी विटनेस ने एविडेंस दिया किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग या फिर किसी पर्सन के सामने जो ऑथोराइज्ड है उसको लेने के लिए, तो उसको आप सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में प्रूव कर सकते हो, और लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग में आप प्रूव कर सकते हो। अगर पर्सन की डेथ हो चुकी है या फाउंड नहीं किया जा सकता, इनकैपेबल हो गया है, ठीक है, देन दैट कैन बी। और इफ इस पर्सन कैन नॉट बी ऑब्टेन की उसकी प्रेजेंस को ऑब्टेन नहीं किया, तो एविडेंस अगर किसी विटनेस ने एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया है या फिर ऐसे पर्सन के सामने जो ऑथोराइज्ड है लेने के लिए, तो आप उस एविडेंस को जो है सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में या फिर लेटर उसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में बाद में किसी स्टेज पे आप उसको यूज कर सकते हो। बट जो ऐसी प्रोसीडिंग है वो सेम पार्टीज के बीच में होनी चाहिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होनी चाहिए, एंड क्वेश्चन इन इशू जो है वो सेम होना चाहिए, जो फर्स्ट में था वो सेकंड में। तो स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांस, अगर कोई भी एंट्रीज हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो कि रेगुलरली कीप की जाती है कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो रेलेवेंट होंगी अगर वो रेफर करती हैं व्हेन दे रेफर to a matter to which the court has to inquire, but ऐसी statements alone sufficient नहीं है to charge any person with that. But such statements alone are not sufficient to charge any person with that. तो relevancy of entry in public record, ये public record की बात करता है, ठीक है। 435 is very important, डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन। 36 talks about relevancy of statements in map charts or plans. Then अगर कोई भी स्टेटमेंट कंटेन की गई है कुछ एक्ट्स में, नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गैजेट्स में, आपके जो ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स में या फिर बाकी के उनमें दिया जाता है, जो भी पब्लिश किया जाता है, दैट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 30। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट वन इज सेक्शन 40। सेक्शन 40 सी कोई भी केस है उसको अपने फैक्ट्स पे डिसाइड करना होगा, एक जजमेंट दूसरे केस को नहीं डिसाइड कर सकती है, पर देयर आर एक्सेप्शंस। 40 to 43 जो है इसकी एक्सेप्शन है। सेक्शन 40 जो कहता है कि अगर कोई जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर एग्जिस्ट करता है तो कोर्ट को प्रिवेंट करता है कि आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हो किस सूट का, वो रेलेवेंट होगा जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा रेज होता है, ठीक है, सब्सिक्वेंट केस में। दैट मीन सेक्शन 40 जो है दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, जो हम, ठीक है, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में पढ़ते हैं, सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी में पढ़ते हैं, एंड आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। तो दिस बार सेकंड ट्रायल, ये बार करता है प्रीवियस जजमेंट जो है रेलेवेंट, वो बार करती है सेकंड सूट या ट्रायल। सेक्शन 41 ये कहता है कि अगर कोई फाइनल जजमेंट या ऑर्डर है इस 4 चीजों के रिगार्डिंग, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिनरिटी या इंसॉल्वेंसी को लेके, तो दैट इज द कंक्लूसिव प्रूफ।
वो कंक्लूसिव प्रूफ है एंड वो रेलिवेंट है दूसरी जजमेंट पे। तो आप उसको क्या लेके चलोगे, दिस इज जजमेंट इन रेम एंड दिस इज द कंक्लूसिव। हियर इट इज द जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर इज कंक्लूसिव। सेक्शन 42 ये कहता है कि जो ऑर्डर्स डिक्रीज मेंशन नहीं किए गए हैं 41 में, ठीक है, वो रेलेवेंट होंगे 42 में अगर वो रिलेट करते हैं पब्लिक नेचर से, एंड बट ऐसे जो ऑर्डर्स हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे जो भी वो चीज को स्टेट कर। सेक्शन 43 फर्दर स्टेट्स है जजमेंट ऑर्डर्स जो आपको 40 to 42 में मेंशन किए गए हैं, ठीक है, उनके अलावा जो भी हैं वो इररेलेवेंट है अनलेस की जो ऐसी जजमेंट डिक्री या ऑर्डर है वो खुद ही इफेक्ट इन इशू ना हो, वो खुद ही डिस्प्यूटेड ना हो, देन दे आर रेलेवेंट, अदरवाइज दे आर इररेलेवेंट। सेक्शन 44 43 की इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट गिव अ रीडिंग टू दैट वन। फ्रॉड और रिलीजन इन obtaining judgment और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में भी ये कहता है कि अगर कोई पार्टी किसी प्रोसीडिंग या ये शो कर देती है कि जो भी जजमेंट रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 42 उसको या फिर जिसको एडवर्स पार्टी ने अप्रूव किया वो इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिलीवर की है या फिर उसको फ्रॉड या कन्फ्यूजन से लिया गया। तो ये थे आपके 1 to 44 सेक्शन, ठीक है, दैट वी हैव स्टडीड। तो फर्दर जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है आपका जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स लर्नर्स, एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो there is a special announcement that is Unacademy is going to conduct scholarship test on 13th of November at 11 a.m. This is totally free of cost. You can just enroll yourself in this test by using this code VB Law. So do give this test and stand a chance to win, ठीक है, these exciting prizes plus 100% scholarship। आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो स्कॉलरशिप के साथ। Different batches are running on Unacademy, so you can just join any of the batches by using the code VB Law. You will get 10% off on any of the batch, ठीक है। Different number of batches, अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस में इसको जो है यूज कर सकते हो। डिफरेंट टेस्ट सीरीज Unacademy पे रन करती है, हर मंथ नई टेस्ट सीरीज आती है। एंड अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली है तो आप टेस्ट दे सकते हो Unacademy पे। दिस इज ओनली अवेलेबल एट 3499 फॉर अ ईयर। इस पे भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। नंबर ऑफ डिफरेंट, ठीक है, different plans Unacademy is providing, so by using this code you will get 10% off चाहे वो आपका कोई भी प्लान है। तो do enroll yourself in the scholarship test, ठीक है, 13 नवंबर को है, याद रखना 11 बजे है आपका टेस्ट। लिंक एंड डिटेल्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ। थैंक यू सो मच लर्निंग।